Hello everyone, welcome back. This is our chapter number 8 and part number is 9 of the book Spectrum Modern History. चल रही हमारी नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। इससे पहले जो 8 पार्ट आए हैं उसे भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब डायरेक्टली चलते हैं स्लाइड पे। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको द गदर से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो आपको याद होगी कि कब स्टार्ट हुई थी। 1914 से लेके चली थी 1919 तक। ठीक है, तो जो ब्रिटेन था ना वो किस किस का एलाई था? फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान। और अगेंस्ट किस किस के था? जर्मनी हो गया आपका, और उसके बाद आपका हंगरी हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। तो ये जो देश हैं वो आपको याद रखने हैं कि किस किस के साथ था ब्रिटेन और किस किस के अगेंस्ट में था। उसके बाद कुछ ऐसे इंडियन नेशनलिज्म को मतलब जगावा देने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, पीरियड्स आते हैं जिनमें जो है इंडियन नेशनलिज्म खुद ब खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इसमें 3-4 पार्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि जो मॉडरेट्स थे वो एम्पायर को सपोर्ट करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे? वो कहते थे कि ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे कि तिलक हो गए, वो सपोर्ट तो करते थे वॉर एफर्ट्स को। वो ये चाहते थे कि ये हमारा सही टाइम है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिले। ठीक है, और अगर हम ब्रिटेन की मदद करें भी तो उसके मतलब बदले में हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि चलो कोई नहीं, हम ब्रिटिशर्स की मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें जो है वो सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए जो हमें चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैसे इस वॉर का सहारा लेकर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं और अपना जो रूल है, इंडियन रूल, वो लागू कर सकते हैं। तो Indian supporters of British war efforts fails to see that imperialist power were fighting precisely to safeguard their own colonies and markets। अब इंडियंस ना इन तीनों में ये चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर अगर यहाँ पे ये देखिए, एक्सट्रीमिस्ट अगर ये सोच रहे हैं ना कि ब्रिटिशर्स का साथ देके वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये रेवोल्यूशनरीज ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिशर, ये सही टाइम है, हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, या फिर मॉडरेट्स ये सोच रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों भूल कर रहे थे। ये तीनों ये भूल गए थे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा देख रही है। सिर्फ ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को खुद जीतना है इन सब कंट्रीज से, ना कि ये हमारे लिए कुछ सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ थी ना वो कैरिड आउट होने शुरू हो गई थी। जैसे गदर पार्टी जो थी वो नॉर्थ अमेरिका में जो है स्टार्ट की गई थी। बर्लिन कमेटी यूरोप में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और कुछ जैसे इंडियन सोल्जर्स के द्वारा सिंगापुर के अंदर म्यूटनीज वगैरह वो की जाती थी। और जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते थे। ये जो थर्ड पॉइंट हमने देखा ना, ये वॉर के टाइम पे ये चाहते थे कि फटाफट से हमें पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाए। ये वो नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, ना ये वो आधा स्वराज जो मिले, वो ऐसी चीज़ें नहीं, बस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अब इनको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एंड मिलिट्री हेल्प जो थी ना वो जर्मनी एंड टर्की, तो ये यहाँ पे हमने देखा था जर्मनी एंड टर्की ये ब्रिटिशर्स के एनिमी थे, तो यहाँ से भी सपोर्ट इनको मिलना शुरू हो जाता है रेवोल्यूशनरीज को। तो ये सारा पॉइंट हमने थोड़ा सा इंट्रो में देख लिया। अब हम द गदर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। हाँ जी, द गदर से स्टार्ट करें तो जो गदर पार्टी थी, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, हमने अभी देखा ना कि गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका में थी एंड बर्लिन कमेटी यूरोप में। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो गदर पार्टी ये जो थी, ये क्या था? ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था। ठीक है, एंड वीकली न्यूज़पेपर भी इनकी आती थी द गदर से। ठीक है, इनका जो हेड क्वार्टर था ना वो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएसए में था और फार ईस्ट वाली साइड में था। ठीक है, मेनली इसके अंदर कौन कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो एक्स सोल्जर्स थे, ठीक है, प्लस पीजेंट्स थे,
कहाँ के, पंजाब के, जो कि यूएसए में चले गए थे एंड कनाडा में भी जो चले गए थे। ठीक है, ये किस लिए वहाँ गए थे, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए पंजाब से यूएसए या फिर कनाडा चले गए थे। उसके बाद प्री गदर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ भी चलाई जाती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्री गदर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो थी वो किस किस के द्वारा चलाई गई। तो इनमें आपको कुछ के नाम याद रखने हैं, रामदास पुरी, ठीक है, जीडी कुमार, ठीक है, उसके बाद तारकनाथ दास, देन सोहन सिंह बखना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इट इज़। उसके बाद लाला हरदयाल, जो कि 1911 में जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। तो फाइनली 1913 में क्या होता है, गदर जो पार्टी होती है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। एंड ये फिर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुछ एक्टिविटीज़ के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में ये स्टार्ट किया गया था। एंड दूसरा आपके पास आता है यूनाइटेड इंडिया हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सियाटल में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हमने दो देखे, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में। ठीक है, उसका जो गदर प्रोग्राम होता है ना, ये ऑर्गेनाइज करती है कि हमें ना असैसिनेट करना है ऑफिशियल्स को और पब्लिक रेवोल्यूशनरीज एंड एंटी इम्पीरियलिस्ट लिटरेचर को, और हमें इंडियन ट्रूप्स के साथ मिलके काम करना है एंड स्टेशन बोर्ड बनाने हैं एंड प्रोक्योर आर्म्स, हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन मतलब हथियार वगैरह खरीदने हैं। और ये सारी जो चीज़ें ये साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, जैसे कि ब्रिटिशर्स तो अपना काम करते रहेंगे और साइमल्टेनियसली हम जो है ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। उसके बाद मूविंग स्पिरिट जो थी गदर पार्टी के पीछे, वो किन किन का नाम आता है, तो लाला हरदयाल का, रामचंद्र का, भगवान सिंह का, करतार सिंह सराभा का, ये मैं सारे आपको ना लिख देती हूँ, ये आपको याद होगी। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिख देती हूँ, लाला हरदयाल, ठीक है, रामचंद्र, मतलब इसके पीछे पार्टी के पीछे, गदर पार्टी के पीछे मूविंग स्पिरिट्स ये थे। ठीक है, भगवान सिंह, उसके बाद करतार सिंह सराभा, उसके बाद बरकातुल्ला, उसके बाद भाई परमानंद। ठीक है, ये जो गदरिस थे ये क्या चाहते थे कि हम रिवोल्ट के थ्रू करके, मतलब जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, हमें सही ढंग से प्यार से जो है मनाना है। लेकिन इनका जो मेन मकसद था कि हमें किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को भगाना है इंडिया से। तो इसी के साथ ही ना 1914 में एक और जो है इंसिडेंट होता है, उसका नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जैसे देखिए World War I स्टार्ट होता है वैसे ही ये भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है वो अब हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, तो इसका ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से ना एक्सप्लोजिव सिचुएशन क्रिएट कर देता है इन द पंजाब। क्योंकि ये जो कोमागाटा मारू था ना, ये एक किसका नाम था, शिप का नाम था, जिसके अंदर 370 पैसेंजर्स जो थे और वो सिख एंड पंजाबी मुस्लिम्स थे इसके अंदर। ठीक है, पंजाबी मुस्लिम्स, तो ये इमिग्रेंट्स थे, ये कहाँ जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे। ठीक है, एंड सिंगापुर से जा रहे थे, सिंगापुर टू कनाडा वैंकूवर जा रहे थे। ठीक है, एंड दे वर टर्न्ड बैक बाय द कनेडियन अथॉरिटीज़, उनको वहाँ पे लैंड करने ही नहीं दिया गया कनाडा से, वहाँ से अथॉरिटीज़ ने उनको वापस भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। एंड जो शिप थी वो कलकत्ता में वापस आ गई, कब, सितंबर 1914 के अंदर। एंड उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया टू बोर्ड द पंजाब बाउंड ट्रेन, एंड वहीं पे कलकत्ता के अंदर ही फिर लड़ाई होती है, पुलिस के साथ झड़प होती है, कन्फ्लिक्ट होता है पुलिस के साथ। कहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, तो बजबज नाम की एक जगह है कलकत्ता के पास,
ठीक है, वहीं पे ही होता है एंड 22 लोग जो है वो वहाँ पे डाई हो जाते हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट एक तरह से काफ़ी उबाल ले आता है रेवोल्यूशनरीज के अंदर एंड गदर लीडर्स डिसाइडेड टू लॉन्च अ वायलेंट अटैक ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि अब तो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। फिर वो फाइटर्स जो हैं हमारे वो आते हैं इंडिया, लेफ्ट कर देते हैं मतलब बाहर वाली कंट्री से इंडिया आते हैं। तो उनके बीच बीच में अब देखते हैं हम कौन कौन यहाँ पे पहुँचता है। तो अभी हम यही वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे करतार सिंह सराबा, जिसका हमने अभी नाम देखा मूविंग स्पिरिट में, ठीक है। उसके बाद रघुवर दयाल गुप्ता, तो ये इंडिया के लिए निकलते हैं वहाँ से फॉरेन कंट्री से एंड बंगाल रेवोल्यूशनरीज थे उनसे मिलते हैं। तो बंगाल रेवोल्यूशनरी कौन कौन से थे उस टाइम पे? राज बिहारी बोस हो गए आपके, सचिन सन्याल। तो ये चाहते हैं कि हम एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करें। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर दी, जैसे डकैतीज, पॉलिटिकल डकैतीज इन्होंने स्टार्ट कर दी। क्यों कि ताकि रेज कर सके फंड्स को। पंजाब पॉलिटिकल डकैतीज जो है 1915 के अराउंड जो है वो स्टार्ट हो गई थी। वो एक तरह से न्यू सोशल कंटेंट के रूप में सामने आता है। एटलीस्ट 3 out of 5 मेन केसेस एंड रेडर्स टारगेटेड द मनी लैंडर्स एंड डेट रिकॉर्ड्स बिफोर डिकैम्पिंग विद द कैश। एंड यहाँ पे भी एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन जो है पंजाब के अंदर वो देखने को मिलती है। उसके बाद एक रिवोल्ट होता है फिरोज़पुर में, लाहौर में और रावलपिंडी में। इनके द्वारा ही करवाया जाता है, गदर रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। कब? 1915 में एंड 2 फेब को, ठीक है। इसके अंदर ये प्लान करते हैं फॉर द लास्ट मोमेंट ड्यू टू द ट्रेजरी, ठीक है। इसके अंदर अथॉरिटीज़ को जो है एक तरह से इमीडिएट एक्शन लेना होता है, जो कि मतलब किसके अंडर ये रूल कर रहे होते हैं? डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, ठीक है, 1950 के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग। एंड रेबेलियन रेजिमेंट्स वर डिसबैंडेड, लीडर्स अरेस्टेड एंड डिपोटेड एंड 45 ऑफ देम जो थे उनको हैंग्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और राज बिहारी जो बोस थे ये फ्लड कर जाते हैं जापान में, ठीक है। एंड सचिन सन्याल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर लाइफ, मतलब डिपोर्ट कर दिया जाता है, इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और ये भाग जाते हैं कहाँ पे? जापान के अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो एक वार टाइम में अपना टाइम उनका चल रहा होता है, वॉर टाइम का। द मोस्ट इंटेंसिव सिंस 1857, मतलब 1857 के बाद आप देख सकते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर जो होता है जिसमें ब्रिटिशर्स को करारा सा जवाब मिलता है। तो अबव ऑल डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट पास्ड इन 1915, तो ये हमने अभी देखा। प्राइमरी टू स्मैश द गदर मूवमेंट, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गदर मूवमेंट को दबाने के लिए कौन सा इंडियन एक्ट पास किया गया? तो डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट जो कि 1915 में पास किया गया, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद लार्ज स्केल डिटेंशंस होती हैं विदाउट ट्रायल, ऐसे ही पकड़ लिया जाता है विदाउट ट्रायल के। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो एक्सट्रीमली सीवियर सेंटेंसेस देती है। न्यूमरियस कोर्ट मार्शल्स किए जाते हैं आर्मी मैन के। एंड जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे बंगाल के एंड पंजाब गदराइट्स के, उनको उनमें से जैसे कुछ के नाम अली ब्रदर्स हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, हज़रत मुहानी हो गए, वो वर इंटर्न्ड फॉर ईयर्स, तो इनको भी जो है इंटर्न कर दिया जाता है काफ़ी सालों के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एवेल्यूशन ऑफ द गदर, सॉरी यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं। तो एवेल्यूशन ऑफ द गदर में क्या आता है कि अचीवमेंट्स क्या रही हैं, ठीक है। तो इसमें हम अचीवमेंट्स की गदर पार्टी की बात कर रहे हैं। ले द रीन ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब इसके पीछे जो इनकी आइडियोलॉजी थी क्या वो वहाँ तक खरे पहुँच पाई या नहीं। इट प्रीच मिलिटेंट नेशनलिज्म विद द कम्प्लीटली सेकुलर अप्रोच, इनकी जो अप्रोच थी वो एक तरह से पूरी तरह से सेकुलर थी, ये नहीं थी रिलीजन बेस्ड नहीं थी आप बोल सकते हैं। और पॉलिटिकली मिलिट्री इट फेल टू अचीव मच बिकॉज इट लैक द ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड लीडरशिप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे नाम लिए, ठीक है। लाला हरदयाल का नाम लिया, उसके बाद सोहन सिंह का नाम लिया, भगवान सिंह का नाम लिया, उसके बाद करतार सिंह, काफ़ी सारे आए, ठीक है। तो उनके बीच में ना एक लीडरशिप जो मतलब कि एक ही लीडर रहे और वो उनको लीड करे, वैसी चीज़ नहीं देखने को मिली, ठीक है।
और अंडर एस्टिमेटेड एक्सटेंड ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, मतलब हर लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजीज तो मतलब बनाई, लेकिन इतनी अच्छी टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, आइडियल नॉर्म्स जो थे सॉरी वो नहीं ला पाए। उसके बाद परहैप्स लाला हरदयाल वॉज अनसुटेड फॉर द जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, ऐसा भी माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप की। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने ये गदर मूवमेंट की बात की, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप डाल दीजिएगा, रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप। तो इसके अंदर हम अब क्या बात करेंगे कि ये जो बर्लिन कमेटी थी, मैंने आपको बताया यूरोप के अंदर स्टार्ट की गई थी, और कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है, 1950 में। किसके द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द जर्मन फोरन्स। मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी था वो ब्रिटेन का मतलब एनिमी था, दुश्मन था, इसलिए उनके फॉरेन ऑफिसर के साथ मिलके उन्होंने अंजाम दिया। और अंडर किसके, ये जर्मन ऑफिस किसके अंदर, तो ये भी याद रखना है, ज़ैमरमैन, ठीक है, ज़ैमरमैन प्लान के अंडर, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनका मेन एम यही था कि ये मोबिलाइज कर सके इंडियन सेटलर्स को अब्रॉड टू सेंड वॉलंटियर्स एंड आर्म टू इंडिया टू इंसाइट रेबिलियन अमंग इंडियन ट्रूप्स एंड, मतलब हिंदी में अगर बोलूँ तो वो ये चाहते थे कि अब्रॉड ईजिली वो आ सके, इंडियंस जो थे वो इजीली अब्रॉड आ सके, उनको सेटल डाउन कर दिया जाए वहाँ पे उनको ट्रेनिंग वगैरह मिले, एंड वो वापस जाके ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने का काम करे, और जो ब्रिटिशर्स जो है इन्वेड कर रही है भारत को, उसको भी वो जल्दी से लिबरेट कर दे और इंडिया से वो चले जाए। तो ये इनका मेन मकसद था। तो यहाँ पे आपको ये तीनों नाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसके अंडर, किस प्लान के अंदर, ज़ैमरमैन प्लान के अंदर इन्होंने ये स्टार्ट की थी, और किसके द्वारा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल, ठीक है। तो जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे ना यूरोप के अंदर, वो सेंड करते हैं मिशंस को, कहाँ पे, बगदाद में, ठीक है, पर्शिया में, पर्शिया ईरान वाला एरिया है आज के टाइम का, उसके बाद टर्की, काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया में, टू वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स एंड इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वो साथ लेके ब्रिटिशर्स को हटाने की कोशिश करते हैं, एंड एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो है अगर लोगों के अंदर है तो उनको भी वो साथ ले लेते हैं। और इनके जो मेन मिशन थे वो अंडर किस किस के चले, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो मैं ये लिख देती हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना रेवोल्यूशनरी इन यूरोप, उसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, ये हमने अभी पढ़ा था पहले भी, उसके बाद अब्दुल्ला सिंधी, तो ये सारे कहाँ जाते हैं, काबुल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाते हैं प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द क्राउन प्रिंस, किसके अंदर, अनुमुल्ला के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद म्यूटनी इन सिंगापुर देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, तो अमंग स्कैटर्ड म्यूटनीज उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो सिंगापुर वाली थी ही, जो कि 15 फेब 1915 को बाय पंजाबी मुस्लिम, ठीक है, पंजाबी मुस्लिम द्वारा ये की गई। 5th लाइट इन्फेंट्री प्लस 36th सिख बटालियन अंडर किसके, जमादर चिश्ती खान, फिर नाम आता है जमादर अब्दुल घानी एंड सूबेदार दाऊद खान, ठीक है। इट वॉज क्रश्ड आफ्टर अ बैटल इन विच काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए, 37 पर्सनस को एग्जीक्यूट कर दिया गया, 41 को डिपोर्ट कर दिया गया, पूरी लाइफ के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इसका आपको ना ये वाला मतलब टाइम पीरियड याद रखना है, एंड कौन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, एंड ये भी आप थोड़े बहुत नाम इनके याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द वॉर। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया में उस टाइम पे कहाँ पे चल रही थी, पंजाब एंड बंगाल में, ठीक है। बंगाल जो प्लान्स थे
वो काफ़ी दूर दूर फार फ्लंग एरियाज़ पे जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बंगाल में अगर रेवोल्यूशनरीज का अगर नाम आपको याद रखना है तो रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, ठीक है, जो कि रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, सचिन सान्याल को डिपोर्ट कर दिया गया था। तो इनके साथ मिलके ना, मतलब किनके साथ कॉपरेट करते हैं ये गदराइस्ट के साथ, क्योंकि ये तो बंगाल की बात चल रही है, यहाँ पे हमने पंजाब एंड बंगाल लिखा ना, तो बंगाल से तो ये दोनों हो गए एंड पंजाब के साथ मिल के ये फिर जो है अपनी प्लानिंग्स करते हैं। उसके बाद अगस्त 1914 में बंगाल रेवोल्यूशनरीज reaped a rice haul of 50 Mauser pistols and 46,000 round of ammunition from the Roda firm in Calcutta through a sympathetic employee। एंड जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बंगाल ग्रुप्स थे वो ऑर्गेनाइज किसके अंडर करवाए जा रहे थे, जतिन मुखर्जी, जिसको बागा जतिन भी बोला जाता है, वो बागा जतिन के नाम से फेमस थे। ठीक है, तो ये प्लान करते हैं कि हमें कैसे रेलवे लाइन को सीज करना है, मतलब उखाड़ना है, ठीक है, डिस्टर्ब करना है, सीज करना है ऑफ फोर्ट विलियम को, ठीक है, एंड कैसे हमें जर्मन आर्म्स को इंडिया के अंदर लेके आना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जर्मनी एंड टर्की थे वो ब्रिटेन के एनमी थे, इसलिए ये जर्मनी से जो है वो आर्म्स वगैरह मंगवाते थे, हथियार मंगवाते थे। इनके प्लान यही थे कि हम कैसे रुइन कर सकें ड्यू टू द poor coordination, and Baga Jati died a hero death near the Balasore on the Odisha coast in सितंबर 1915। तो इनके एम तो ये थे कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सके, लेकिन ये इनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि ये तो पंजाब में काम कर रहे थे कुछ एंड कुछ बंगाल में, तो कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी ना होने के कारण बागा जतिन जो है वो यहाँ पे एज अ हीरो इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पे होती है, बालासोर ओडिशा के तट पर, ठीक है, 1915 के अंदर, सितंबर 1915 के अंदर। लेकिन ये बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि कैसे हम ब्रिटिशर से लड़ सकें, एंड इनके अंदर एक टेम्परेरी रिस्पाइट रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ में आता है वॉर के बाद कि बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स एट अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स, वो कूल डाउन हो जाता है पैशन एट अ बिट कुछ समय के लिए, एंड एक एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि हमें कैसे जो है कंसाइलेशन करना है आफ्टर द मोन्टेग्यू, जो कि अगस्त 1917 के अंदर लाया जाता है। एंड फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात स्टार्ट होती है, और बाद में जाके इनको पता चलता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, ये बल्कि हमारे ऊपर ही जो है गलत रूल्स लाए जा रहे थे। एंड उसके बाद गांधी जी भी आ जाते हैं सीन के अंदर, एंड प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे जो चीज़ें हैं वो एक न्यू होप लेके सामने आती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ही ये चैप्टर रह गया है एंड इसको कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। थैंक यू।